ओके, नीड योर अटेंशन। मैं मेडिकल फिजिक्स करा रहा हूँ। दिस इज़ प्रॉबली द मोस्ट ईजिएस्ट वे ऑफ कवरिंग द मेडिकल फिजिक्स पार्ट, एंड बिलीव मी सारे के सारे आपके आंसर्स भी सही होंगे। एक मिनट पहले एक चीज़ दिमाग में रख लो कि जो भी अभी आप मेडिकल फिजिक्स में करोगे, मेजॉरिटी इसमें थ्योरी आती है, लेकिन कभी कभार सवाल भी आते हैं कैलकुलेशंस के, स्पेशली अल्ट्रासाउंड के। वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, ट्रिकी होते हैं, लेकिन कोई ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं है ये चैप्टर। इनफैक्ट इसमें एंटरटेनमेंट ज़्यादा है। अच्छा ज़रा सुनो, लिसन 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 वेल। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरेज प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब जरा सुनो, मैं अभी इन पॉइंट्स पे डिस्कशन के से पहले आई वांट टू गो ऑन टू दिस डायग्राम एंड एक्सप्लेन माय कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ज़रा इधर देखो, उसके अंदर हमारे पास, ज़रा सुनो लिसन, एक हमारे पास कैथोड असेंबली होगी, आप देख सकते हो, ठीक है। बेसिकली याद करो ओ लेवल से थर्म आयोनिक एमिशन। थर्म आयोनिक एमिशन यही था कि आप किसी भी मेटल फिलामेंट को गर्म करते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर थर्म आयोनिक एमिशन हो रही है, सही है, और मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे जाएंगे एनोड टारगेट पर, यानी ये कैथोड है और ये एनोड है। एनोड जो होता है, एनोड आपके पास पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो आपके पास नेगेटिव होता है। तो ये बात याद रखो कि इलेक्ट्रॉन जो इसमें से कैथोड असेंबली से निकलेंगे थर्म आयोनिक एमिशन की वजह से, दोज इलेक्ट्रॉन्स विल फेस मैसिव एक्सेलरेशन, यानी उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी और जाकर एक मेटल टारगेट होगा एनोड, जो कि मोस्टली टंगस्टन का बना हुआ होगा, उसमें जाके क्रैश करेगा। अब माइंड यू, अपॉन क्रैशिंग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, सबसे पहले क्या था, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू थर्म आयोनिक एमिशन। उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया। अब जाहिर सी बात है, टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा, आपको इस एनोड को वेरी मच पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और इसको वेरी मच नेगेटिव बनाना पड़ेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस तकरीबन थाउजेंड्स के अंदर होता है, जैसे 10,000 वोल्ट्स हो गया, 50,000 वोल्ट्स हो गया, एंड सो ऑन। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? समझ गए? उसके बाद फिर क्या होगा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरफ, सपोज करो कि ये इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन अपॉन हिटिंग द मेटल टारगेट विल फेस सिवियर काइंड ऑफ डिसेलरेशन। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन जब क्रैश करेगा तो वो डिसेलरेट करेगा। अब डिपेंडिंग ऑन द डिसेलरेशन, जाहिर सी बात है, अगर मैं डिसेलरेशन की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट होगी। जाहिर सी बात है, पहले मैंने क्या कराया, उसको इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी गेन करवाई। उसके बाद अपॉन हिटिंग द मेटल टारगेट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई तो कहां गई, मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू हीट, लेकिन लेस देन 1% ऑफ द एनर्जी will actually convert into photons of X-rays. Do you understand this thing? 99% तो हीट में चली जाएगी, लेकिन 1% जो होगा photons of X-rays में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर photons of X-rays होगा तो वो X-ray के जो photons होंगे इसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे। Do you understand this thing? Do you understand this thing? ये बात समझ में आ गई? Please tell me, is this clear or not? ठीक है, लेकिन remember this thing कि आपके पास जो मेजर कॉन्सेप्ट ये है, अ हाईली फास्ट इलेक्ट्रॉन hits a metal anode target, and upon hitting the metal anode target the electrons experience deceleration. अब डिसेलरेशन का मतलब है एनर्जी कन्वर्ट होगी किसी और फॉर्म में। अब एनर्जी मोस्टली तो हीट में वेस्ट होगी, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास चांसेस आर कि 1% हमारे पास जो होगा, हमारे पास एक्सरे फोटॉन्स निकलेंगे। लेकिन एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो फोटॉन्स इसमें से निकल रहे होंगे
उन फोटॉन्स की एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट होगी डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ डिसेलरेशन फेस्ड अपॉन हिटिंग द मेटल टारगेट. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यस या नो? कुछ फोटॉन्स की, कुछ एक्सरे फोटॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, और याद करो एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज इक्वल टू एच एफ के बराबर था. एक्चुअली E इज इक्वल टू एच एफ. अग्रीड? ये था. तो इसका मतलब ये है कि कुछ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और कुछ की फ्रीक्वेंसी कम होगी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डिसेलरेशन. अगर डिसेलरेशन मैसिव होगी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वाला एक्सरे निकलेगा, और अगर हमारे पास डिसेलरेशन स्लोअर होगी, छोटी वैल्यू होगी, तो हमारे पास जो होगी उसकी जो फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो छोटी होगी, यानी कम एनर्जी वाले हमारे पास एक्सरेज निकलेंगे. इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब आप एक काम करो, ये सारे मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, ये लिखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पेपर 2 में आपको, पेपर 4 में आपको लिखना बड़ा ज़रूरी होगा. कॉपी दिस. बड़ा ही सिंप्लीफाइड अप्रोच रखी हुई है, बहुत ही मज़े की चीज़ें मैंने लिखी हुई है. दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू लर्न दिस. इन नोट्स को आप स्टडी करो और इसको कॉपी भी कर लो. बस इसमें एक छोटी सी गलती ये हो गई थी कि मैंने इसमें लिखा है टारगेटेड ऑन अ हैवी मेटल कैथोड, नहीं एनोड होगा. ठीक है, एनोड ही पॉजिटिव होता है. सही है, गलती से कैथोड लिख दिया था. मैंने आपको वर्बली बता दिया था, majority of the heat will, majority of the deceleration energy will be lost as heat. Only very few, यानी less than 1% हमारे पास जो है सिर्फ एक्सरे फोटॉन्स निकलेंगे. मैं इन पॉइंट्स को एक दफा प्रूफ रीड भी कर लेना चाह रहा हूं इधर ही. Electrons are accelerated to very high energy above 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सही है, ये आपको एक मेजर पॉइंट है कि आपके पास एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम 50,000 वोल्ट्स या 10,000 से लेकर आपके पास 1,00,000 वोल्ट्स तक भी हो सकता है. ठीक है, खैर उसके बाद हमारे पास ज़रा इधर देखो, हम क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को किसके ऊपर टारगेट करेंगे? मेटल एनोड पर टारगेट करेंगे. मैंने इधर वजाहत कर दी है इस चीज़ की. इज दैट क्लियर? दूसरी बात क्या है, अपॉन हिटिंग द मेटल टारगेट हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स विल डिसेलरेट. अगर डिसेलरेट होगा तो सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होगी, मोस्टली हीट एंड ओनली लेस देन 1% एक्सरेज के अंदर. इज दैट क्लियर? यानी एनर्जी मोस्टली रिलीज्ड एज हीट, वेरी फ्यू एक्सरे फोटॉन्स विल बी रिलीज्ड. इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इस डायग्राम के अंदर एक चीज आपको वजाहत क्लियर करना चाहता हूं कि एनोड जो होगा इट विल बिकम वेरी वेरी हॉट. होता ये है लिटरली, ये जो एनोड होता है इसके ऊपर एक डिस्क, मतलब ये एनोड टोटली एक डिस्क बनी हुई होती है जिसको कॉन्स्टेंटली एक स्पीड पर इसको रोटेट किया जाता है, बिकॉज वी डोंट वांट दैट के इलेक्ट्रॉन्स टकराने से हमारे पास जो है एक साइड इतनी हीट अप हो जाए कि वो मेल्ट हो जाए. लेकिन ये बात भी याद रखना कि ओवर टाइम द एनोड मेटल विल बी डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीट. सही है? अगर ये असेंबली, एनोड असेंबली गोल गोल नहीं घूमेगी, कूलेंट नहीं प्रोवाइड किया गया, तो ये एनोड मेल्ट हो जाएगा. ये बात समझ में आ गई? This diagram is of prime importance for understanding this thing. ठीक है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं, इनको पहले लिखो फिर मैं इसको समझाता हूँ. सबसे पहले हमारे पास इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, बट बिफोर वी इवन डिस्कस, अ की वर्ड हेयर इज द ट्यूब करंट. सही है? ज़रा मेरी बात सुनो, इधर देखो, मेरे पास इस लाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं. अगर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो चार्ज मूव कर रहा है, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम मूव कर रहा है. तो अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? दिस इज नोन एज द ट्यूब करंट. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं, दिस इज नोन एज द ट्यूब करंट. अगर मुझे इस ट्यूब करंट को बढ़ाना है
सबसे पहली चीज क्या करेंगे, ये जो आपके पास कैथोड असेंबली है इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो मेरे पास मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट टाइम का मतलब है मोर करंट, मोर ट्यूब करंट। तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आकर मेटल टारगेट को हिट करेंगे और डिसेलरेट करेंगे। यानी इसका मतलब है कि हमारे पास ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे ऑफ एक्स रेस पर यूनिट टाइम। ज्यादा फोटॉन्स का मतलब यह है, सिंस एक्सरे हमें नजर तो नहीं आती है, लेकिन मैं इस तरह कह तो सकता हूं, जस्ट लाइक विजिबल लाइट, इंटेंसिटी का मतलब इधर क्या हुआ कि आप उसकी ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो। You get this idea? यानी more X-ray photons will be incident on a body. Is that clear? और यही चीज अब मैंने इधर भी लिखा है, intensity of the X-ray beam is controlled by number of electrons hitting the anode per unit time. यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे उतने ज्यादा फोटॉन्स मेरे पास निकलेंगे। और अगर मुझे इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स पीछे से जो आ रहे हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे ट्यूब करंट बढ़ाना पड़ेगा। ट्यूब करंट बढ़ाने के लिए जो आपके पास कैथोड असेंबली लगी हुई है, जहां पे थर्मायोनिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ा दो। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब है मोर फोटॉन्स आपके पास निकलेंगे। हो गया, ये बात समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? क्लियर है ये बात? समझ गए? अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, हाउ टू रिड्यूस डोज ऑफ एक्स रेस। पहले ये कॉपी कर लो, फिर इस पर तबसरा करते हैं। मैंने अपने एक मिनट मैंने ये ऑन भी नहीं किया था, इधर सुनो। हाउ टू रिड्यूस डोज ऑफ एक्स रेस। हमें चाहिए, हमारे लिए ये बात याद रखो, हार्ड एक्स रेज आर हाईली पेनेट्रेटिंग, और वो बॉडी को आराम से क्रॉस करके चला जाएगा। सुन लो, हमारे पास सुन लो, हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेवलेंथ एक्स रेज आर हाईली पेनेट्रेटिंग, वो बॉडी को आराम से क्रॉस करके चला जाएगा। और हमारे पास सुन लो, लॉन्ग वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी वाले जो हमारे पास एक्सरेस फोटॉन्स होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो एक्सरेज होते हैं उनको हम लोग हार्ड एक्सरेज बोलते हैं। ठीक है, वो बॉडी को आर पार करेंगे, लेकिन जो सॉफ्ट एक्सरेज होते हैं वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी आपके सॉफ्ट टिश्यूज भी उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर ये एब्जॉर्ब हो गया तो ये याद रखना कि आयनाइजिंग इफेक्ट्स बिकम सिग्निफिकेंट एंड यू विल एक्सपीरियंस आयनाइजिंग डैमेज इनसाइड योर बॉडी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो प्लीज इसको लिख लो आप। आई नीड योर अटेंशन, पहले समझ लो इसको। हमारे पास ये डायग्राम जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जिनको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं। एक हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है जिसके ऊपर सवाल हर साल तकरीबन आ चुका है, ये वाला एक शार्प कट ऑफ पॉइंट होगा इस डायग्राम के अंदर। ये बेसिकली हमारे पास, मैंने जो अभी आपसे बात की थी कि अगर मेरे पास एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल एनोड पर जाके लग रही है, तो मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ रेंज ऑफ डीसेलरेशंस। अगर रेंज ऑफ डीसेलरेशंस है तो इसका मतलब है रेंज ऑफ एनर्जीज निकलेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आप लोगों से सवाल है, हमें पता है कि एनर्जी ऑफ एन एक्सरे फोटोन E इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा होता है। तो इसका मतलब है रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज विल बी रिलीज। अब जाहिर सी बात है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी मेरे पास उतनी कम एनर्जी होगी। यानी अगर आप राइट साइड पे जाओगे तो आपके पास जो एक्सरेज होंगे वो सॉफ्ट एक्सरेज होंगे विच आर मोर डेंजरस। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अगर आप लेफ्ट साइड पे इसमें जाओगे तो आपके पास वेवलेंथ कम होगी, तो आपके पास एनर्जी बढ़ेगी,
तो आपके पास हार्ड एक्सरेज होंगे जो कि इजीली बॉडी को आराम से पास कर सकती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, विच मीन्स के लेस एब्जॉर्प्शन। अगर लेस एब्जॉर्प्शन होगी तो इसका मतलब है लेस आयनाइजिंग डैमेज। इज दैट क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है, एक तो हमारे पास ये कंटिन्यूअस कर्व। कंटिन्यूअस कर्व का मतलब ये है कि हमारे पास रेंज ऑफ वेवलेंथ्स है। व्हाई? बिकॉज हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हिट कर रहे हैं, दे विल फेस रेंज ऑफ डिसेलरेशन। सो रेंज ऑफ एनर्जीज विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्सरे फोटॉन्स। अगर रेंज ऑफ एनर्जी अगर मैं चेंज करता हूं तो वेवलेंथ भी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अग्रीड? यहां तक क्लियर है? दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो शार्प कट ऑफ पॉइंट है, ये शार्प कट ऑफ पॉइंट का मतलब है कि इसके अंदर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन गया, इमीडिएटली अपॉन हिटिंग द मेटल टारगेट रुक जाए, जाने के साथ ही रुक जाए, यानी मैसिव डिसेलरेशन हुई। अगर ऐसा होगा तो आपके पास हाईएस्ट एनर्जी फोटोन रिलीज होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? दिस इज द कट ऑफ वैल्यू। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको ये कट ऑफ पॉइंट को, हमें वेवलेंथ को और शॉर्टर करना है, तो इसके लिए आपके पास एक ही तरीका है कि इलेक्ट्रॉन जो आपके पास जो पीछे से आ रहे थे कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ, उनके बीच में एक्सेलरेशन और करवाओ ताकि ये और स्पीड से जाकर हिट करें। चांसेस आर कि अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पास अचानक से रुक गया, जाके मेटल को टकराने के साथ अपनी मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करेगा। अगर मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करेगा तो हमारे पास शार्प कट ऑफ पॉइंट इधर आ जाएगा। यानी अगर मैंने, सीधी सी बात है, एक्सेलरेटिंग अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, ये शार्प कट ऑफ पॉइंट और लेफ्ट पे चला जाएगा, यानी और शॉर्टर वेवलेंथ होगी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। अग्रीड? मोर फ्रीक्वेंसी मींस मोर एनर्जी। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं, ये मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। बेसिकली दिस represents the energy levels that you have already done in quantum physics। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसमें होता क्या है। इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे इधर आना पड़ेगा सामने। अब आइडिया बड़ा सिंपल सा है, तो देखना, इधर देखना, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने का तरीका। डेमोन्स्ट्रेशन थी, सही है, डेमोन्स्ट्रेशन थी। अब जरा सुनो, मैं एक खुद इलेक्ट्रॉन था, हाँ नहीं अब जरूरत नहीं है, जो होना तो हो गया। I was the electron, सुन लो, that came from the cathode, कैथोड से निकल कर आया। ये पूरी क्लासरूम में जितने लोग इधर बैठे हुए हैं, ये मेटल टारगेट है मेरा, सही है। अब होगा क्या कि भाई मेटल है तो मेटल के अंदर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और भी मौजूद होते हैं। आप लोग सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, सही है। अब हुआ क्या, जब मैंने इधर आके क्रैश किया, मैं डिसेलरेट हुआ, मैंने अपनी एनर्जी लूज की एज एक्सरे फोटॉन्स, लेकिन इसी के बदले में जब मैंने क्रैश किया, इसी के बदले में जब मैंने क्रैश किया तो यहां पर एक्साइटमेंट हुई। ये भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये भी एक इलेक्ट्रॉन था। You all were excited. Is that true? अगर एक्साइटेशन हुई तो मेरे प्यारे बच्चे जरा इसको समझने की कोशिश करना कि you were promoted to a higher energy level। अगर आप हायर एनर्जी लेवल पे गए थे, ट्रांजिशन हुई टू अ हायर एनर्जी लेवल, तो उसके बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन वापस गिरेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन वापस गिरेगा ड्यू टू एक्साइटमेंट, तो उसके बाद इस तरह की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज निकलती हैं। अब एक चीज जरा सुन लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
These lines actually resemble spectral lines जो आप पहले करके आए हो, उसी की तरह ये रिजेंबल करता है। ये आपको आइडेंटिफाई करके देगा कि आपका मेटल टारगेट क्या है। जरा सुनो, यहां से लेकर ये जो स्मूथ कर्वेचर चल रहा है, ये तो वो वाले इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स निकाल रहे थे जो आपके कैथोड से आ रहे थे। क्लियर है? सही है। और ये वाले जो मेरे पास यहाँ पे जो एक्सरेस की लाइन आ रही है, ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स थे जो आप लोग थे इधर। सही है। आप लोग, जाहिर सी बात है, मैंने क्रैश किया, एक्साइटमेंट हो गई, पता नहीं क्या हो गया। एक्साइटमेंट इज ऑलवेज शॉर्ट लिव्ड। The electrons were promoted to a higher energy level और उसके बाद में क्या हुआ? एनर्जी कम हुई। अगर मेरे पास एनर्जी कम हुई तो इसका क्या मतलब है कि वो जो आपके मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने एनर्जी लूज की इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। ये वो वाला हमारे पास है। अब माइंड यू, ये जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो हमारे पास लाइंस आ रही हैं, ये भी कोई फेवरेबल नहीं है हमारे लिए। द रीजन इज दैट कि हमारे पास ये भी हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ के पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर ये लॉन्गर वेवलेंथ है तो लॉन्गर वेवलेंथ हमारे पास सॉफ्ट वेवलेंथ होती है। अगर सॉफ्ट एक्सरेज होते हैं और सॉफ्ट एक्सरेज बॉडी में एब्जॉर्ब होने का चांस होता है। अगर बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे तो आयनाइजिंग डैमेज करेगा। सही है? इज दैट क्लियर? लिसन, अब ये वाले जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, दे आर मेड, सुन तो लो, दीज पॉइंट्स आर मेड लुकिंग एट दिस डायग्राम एंड ऑल्सो फॉलोइंग दी MS। तो ये वाले पॉइंट्स कॉपी कर लो। ये सारी वही डिस्कशन है जो मैंने अभी की थी। इसके बाद मैंने ये भी लिख दिया है, ये भी आप कॉपी कर लो तो अच्छी बात है। वंस अगेन, हार्डनेस ऑफ एक्सरेज अभी हमने किया था। सो राइट दिस डाउन, हार्ड इज मोर पेनेट्रेटिंग, यानी शॉर्ट वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे बोला जाए कि भाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डनेस ऑफ एक्सरेज, तो आप यही लिख देना कि मेक द वेवलेंथ शॉर्टर और इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। और इसको करने के लिए आपको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ गए? इज दैट क्लियर? ठीक है। देखो, सवाल ये है, योर टारगेट इज टू कैलकुलेट द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज that can be produced when electrons are accelerated through 120 kilovolt। कैसे करेंगे ये वाला? इसको हम लोग एक बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इधर देखो, लिसन, हमारे पास 120 किलोवोल्ट्स तो है, सही है, यानी 1,20,000 वोल्ट्स हमारे पास हैं। इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाया, तो मैं ये निकाल सकता हूं। इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हमारे पास एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन मस्ट बी, या इलेक्ट्रॉन, सॉरी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा 120 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है कि VQ या VE जो होता है दैट इज इक्वल टू द एनर्जी। सो दिस इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर सकते हैं इसको। यहां तक बात समझ में आ गई? मैंने क्या यूज किया है? E इज इक्वल टू VQ यूज किया था मैंने इधर। यहां तक बात समझ में आ गई? अगर मैंने E इज इक्वल टू VQ यूज किया, अब इसने मुझे बोला है कि भाई ये वाली जो एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट होनी चाहिए? मेरे पास पूरी की पूरी एनर्जी मुझे चाहिए कि ये फोटोन में कन्वर्ट हो। तो क्या मैं इसको इसके बराबर कर सकता हूं? hc/λ के बराबर कर सकता हूं इसको? कर सकते हैं हम लोग hc/λ। डायरेक्टली लैम्डा निकल आएगा आपके पास। निकाल लो लैम्डा कितना आ रहा है। क्या? c इज द स्पीड ऑफ लाइट। बेटे एक्सरेज हो, गैमा हो, अल्ट्रावायलेट हो, इंफ्रारेड हो, विजिबल हो, माइक्रो हो, रेडियो वेव्स हो, सबकी स्पीड तो सेम ही होती है। सही है, निकालो ये कितनी आ रही है हमारे पास लैम्डा।
मेरा आंसर इसमें ये वाला आ रहा था, इधर देखो, आर यू गेटिंग द सेम आंसर? सही है? इज दैट क्लियर? दिस इज द आंसर यू आर गेटिंग। इज दैट क्लियर? समझ गए? अच्छा, हम लोग अब आगे चल रहे हैं, चले आगे। इसके बाद हमारे पास एक, ये भी आप पहले कॉपी कर लो, कॉन्ट्रास्ट। पहले कॉपी करो, फिर समझाता हूं। अच्छा सुनो, मैंने अभी आप लोगों के सामने डिस्कशन की कॉन्ट्रास्ट के बारे में, सही है? और कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये होता है कि भाई जहां पर हमारी एक्सरेस फिल्म पे पड़ती है, यानी क्रॉस करके जाएगी, उधर डिफरेंट लेवल ऑफ डार्कनेस क्रिएट करेगा, डार्क रीजन क्रिएट करेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे डार्क और लाइट में ही फर्क नजर नहीं आया तो इसका मतलब है पुअर कॉन्ट्रास्ट। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और अगर मुझे डार्क और लाइट रीजन के बीच में क्लियर नजर आ रहा है तो इसका मतलब है हाई कॉन्ट्रास्ट। जैसे कहने का मतलब ये है, इधर देखो, इस डायग्राम में ही देख लो, डायग्राम क्या है, इस स्क्रीन पे ही देख लो कि ये वाइट है, ये लेस डार्क है और ये मोर डार्क है। अग्रीड? यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसके और इसके बीच में कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस निकालूं तो मेरे पास relatively poor contrast है। Now compare this with the text written over here which is in black. White और black के बीच में अच्छा contrast है। Is that clear? More visibly clear. Do you understand this thing? ये बात समझ में आ गई? Is that clear? अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और वैसे हम लोग इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ कैन इट बी इंक्रीज, तो आप सिर्फ इतना लिख कर आना, अ कॉन्ट्रास्ट मीडियम इज यूज्ड टू इंप्रूव कॉन्ट्रास्ट, विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। इज दैट क्लियर? समझ गए? उसके बाद हमारे पास आता है शार्पनेस। अब शार्पनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए मुझे वापस से आना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, हाउ टू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ एन इमेज। आपको अगर शार्प, जी बेटे ये पूरा कॉपी कर लो आप। शार्पनेस क्या है? शार्पनेस इज हाउ क्लियरली डिफाइंड द एजेस आर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन इमेज। ठीक है? शार्पनेस इज डिटरमिन्ड बाय द विड्थ ऑफ द इंसिडेंट बीम एंड हाउ पैरेलल इट इज। अब जरा सुनो, पहला जो पॉइंट है इस पे डायग्राम पे जाते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास ये वाला जो मेजर डायग्राम था वो कहाँ चला गया? ये वाला। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम जो पीछे से आ रही है अगर वो ही पतली होगी तो बेसिकली ये वाला जो रीजन होगा दिस विल एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स। हमारे लिए जो चाहिए, हमें ये पॉइंट सोर्स चाहिए। जैसे ये मेरे पास प्रोजेक्टर लगा हुआ है तो पॉइंट सोर्स है, तो आपके पास जो शैडोज आ रहे हैं, बेसिकली एक्सरेस क्या होता है, 2D शैडोज ही तो प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं। शैडोज जो हमारे पास आ रहे हैं ये वाले बहुत ही शार्प आते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? लेकिन अगर ट्यूबलाइट की लाइट के सामने अगर आप शैडोज निकालोगे तो वो हमारे पास ब्लर्ड आते हैं शैडोज। तो पहली चीज तो ये है कि मेक दिस बीम जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रही है इसको थिनर करो ताकि हमारे पास यहां से पॉइंट सोर्स बन जाए जहां से हमारे पास एक्सरे फोटॉन्स निकल रहे हैं। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें ये जो हमारे पास ये जो रेज निकल रही है इनको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि हम लोग इनको कॉलीमेट करें। कॉलीमेट का मतलब ये है कि इनको जितना पैरेलल करोगे उतनी ज्यादा शार्पनेस आपकी क्लियर आएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी आपके पास ये जो विड्थ ऑफ द ओपनिंग है दिस हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट। अगर आपने इसको भी छोटा कर दिया तो ये पॉइंट सोर्स बन जाएगा। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? खैर, मैंने यही बात जो मुझे करनी थी मैंने कर ली है। अब इसके अंदर जरा देख लो, टू इंप्रूव शार्पनेस डू द फॉलोइंग, डिक्रीज द साइज ऑफ द एनोड, यानी ताकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन बीम निकले वो थिनर बीम निकले। फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो है जो आपके पास जो कैथोड से जो बीम आ रही है उसको थिनर करो, एनोड को भी छोटा रखो उसको, ताकि उसमें हमारे पास डिफरेंट जगहों पे जाके इलेक्ट्रॉन्स हिट होंगे तो मोटी निकलेगी रे। वी डोंट वांट दैट। डिक्रीज द डायमीटर ऑफ द विंडो इटसेल्फ,
जो विंडो जो नीचे से ओपनिंग होती है उसको भी आप बंद रखोगे तो आपके पास वेल कॉलिमेटेड रेज निकलेंगी। और उसके अलावा यूज एन एंटी स्कैटर ग्रिड। ये जो एंटी स्कैटर ग्रिड होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जरा इधर देख लो। हमारे पास एंटी स्कैटर ग्रिड इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड लेड, ठीक है। अब जो एल्यूमिनियम होता है इट अलाउज दी एक्स-रेज टू पास थ्रू, लेकिन लेड हमें पता है कि वो गैमा को अलाउ नहीं कर सकता, तो वो एक्स-रेज को कैसे अलाउ करेगा। तो हमारे पास इस तरह की ग्रिड होगी, लेड एल्यूमिनियम, लेड एल्यूमिनियम, लेड एल्यूमिनियम, लेड एल्यूमिनियम। अब जाहिर सी बात है कि जब ये एक्स-रेज बॉडी में से भी पास होती हैं तो हमारे पास चांसेस होता है दी एक्स-रेज माइट डिफ्रैक्ट, ठीक है। एक्स-रेज में भी डिफ्रैक्शन होती है, यानी डिफ्रैक्शन की वजह से हमारे पास हो सकता है कि एक्स-रेज यूं फैन आउट हो जाए। सही है भाई, हमने अभी पढ़ा था कि हमने जब भी जो क्वांटम फिजिक्स करके आए थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है ये तो हमारे पास एक्स-रे फोटॉन्स है, तो फोटॉन्स में तो हमारे पास वैसे भी डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हो सकता है। सही है, ओपनिंग अगर मैच कर जाए वेवलेंथ के साथ एक्स-रेज की तो हमारे पास मैक्सिमम डिफ्रैक्शन होगी, यानी मैक्सिमम फैनिंग इफेक्ट होगा। इस फैनिंग इफेक्ट को काटने के लिए हम लोग ये एंटी स्कैटर ग्रिड यूज करते हैं। एंटी स्कैटर ग्रिड में क्या होगा, जो ये साइड में जो हमारे पास ये जो एक्स-रे जा रही है ये इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये हमारे पास स्क्रीन पे नहीं जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? नीचे मेरे पास ये फोटोग्राफिक प्लेट है, यानी स्क्रीन है, इसके ऊपर नहीं आएगी। अगर इसके ऊपर नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ब्लरीनेस होगी वो मिनिमम रहेगी। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? समझ गए ये बात? एल्यूमिनियम इजीली अलाउज द स्ट्रेट कॉलिमेटेड रेज टू पास थ्रू। अग्रीड? समझ गए? प्लीज टेल मी ये क्लियर है या नहीं है? देखो एक्स-रेज क्या है, एक्स-रेज तो वेव है ना, तो वेव फिनोमेना के अंदर डिफ्रैक्शन हो सकती है, तो बॉडी में से भी पास होते हुए क्या पता स्प्रेडिंग हो जाए। अगर स्प्रेडिंग होगी तो स्प्रेडिंग को रोकने के लिए हमारे पास ये एंटी स्कैटर ग्रिड आप यूज करोगे। इज दैट क्लियर? समझ गए? ठीक है। सबसे नंबर 1 पॉइंट क्या है? पॉइंट सोर्स होना चाहिए। यानी आप क्या करो, जो आपके पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है उसको पतला कर दो, एनोड को शॉर्टर कर दो, एनोड को शॉर्टर कर दो, और वो जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर दो, उसके डायमीटर को छोटा कर दो। समझ गए? इज दैट क्लियर? ये भी हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास मेजर चीज आती है एटेन्युएशन ऑफ एक्स-रेज। अब जस्ट लाइक दैट मैं अभी आपको एटेन्युएशन ऑफ एक्स-रेज का बताता हूं कि भाई जरा इधर देखो, इसको मैं इस डायग्राम पे समझाने की पहले कोशिश करूंगा। इधर देखो, लिसन। सपोज करो ये मेरे पास जो है ये एक बॉडी पार्ट है, सही है, और ये मेरे पास एक दूसरा बॉडी पार्ट है। अब इसमें समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। ये मेरे पास बोन है और ये मेरे पास क्या है, फ्लैश है, सही है। अब जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मेरे पास एक्स-रेज यहां से एंटर हुई, सही है। बेसिकली ये ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। तो ये एक्स-रे जब मेरे पास इधर से पास होगी, या मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं, इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक्स-रे सपोज करो ये आ रही है मेरे पास, ये एक्स-रेज मैक्सिमम इंटेंसिटी पे आ रही है, और उसके बाद जो है एक्स-रेज की जो इंटेंसिटी होगी इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन व्हेन पासिंग थ्रू बोन। इसमें से पास होते 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 थोड़ा सा इसमें से पास हुआ। अग्रीड? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और ये जो हमारे पास जो इंटेंसिटी थी इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। यानी इसका कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ ही प्लॉट कर लूँ तो ये मेरे पास एक्स-रेज यहाँ पे मैक्सिमम है, ये एक्स-रेज मेरे पास यूं गिरते 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 यहाँ से पास आउट हो जाएंगे। अग्रीड? लेकिन अगर मैं फ्लैश से पास करूँगा तो सपोज करो फ्लैश से पहले मैक्सिमम इंटेंसिटी थी एक्स-रेज की, इसमें से फ्लैश से पास होने में इंटेंसिटी में बहुत कम डिफरेंस आना शुरू होगा, लेकिन ये भी एक्सपोनेंशियल होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी अगर मैं इधर एक ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरे पास यहां से स्टार्ट हुआ,
सही है, और ये जो ग्राफ होगा ये ऐसे जा रहा होगा। कंपेयर दिस विद दिस डायग्राम ओवर हेयर, इधर मेरे पास जो एक्सरेज जा रही होंगी वो ज्यादा डीपर जा रही होंगी। क्लियर है? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अटेनुएशन का मतलब जो होता है ये बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम, जो आपके पास पहले एक चैप्टर हुआ करता था वो तो अब हट चुका है, उसमें से वर्ड आया था। अटेनुएशन का मतलब होता है पावर लॉस, ठीक है, या इंटेंसिटी लॉस आप कह लो, सही है। तो आप एक चीज नोटिस करो कि इंटेंसिटी लॉस इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर। जैसे हमारे पास कैपेसिटेंस में होता था तो इधर भी हमारे पास ये है। इज दैट क्लियर? हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर? इंसिडेंट इंटेंसिटी, इसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी रिमेनिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, दिस इज नोन एज द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या लीनियर अटेनुएशन कोएफिशिएंट भी इसको कहते हैं। अब जो लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। इज दैट क्लियर? और ये जो x है ये बेसिकली है थिकनेस ऑफ द मटेरियल। अगर फ्लैश बहुत ज्यादा मोटा भी हुआ तो इसका मतलब है हमारे पास इंटेंसिटी कम आएगी एक्सरेज की फिल्म के ऊपर, समझ गए? तो इसका मतलब है ब्लैकनिंग इफेक्ट कम आएगा। क्लियर है ये बात? समझ गए? कौन सा वाला मैंने ये कहा? देखो, बोन है, थिन बोन से भी एक्सरेज को बहुत प्रॉब्लम होती है पास होने में, अग्रीड? सही है। लेकिन अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैश है, फ्लैश जो रिलेटिवली उसमें से जो इंटेंसिटी पास होती है आराम से पास होती है। लेकिन अगर फर्ज करो कि इतना मोटा फ्लैश हो, इतना रूम जितना, तो बेटे एक्सरेज की तो चीखें निकल जाएंगी, इसमें भी हमारे पास मेजर अटेन्युएशन होगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो इंटेंसिटी लॉस उसमें भी होगा, समझ गए? क्लियर है? बेटे मेरे से पूछ लो, मैंने ये समझाया था और ये पिछले साल बहुत कामयाब तरीका हुआ था कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी को समझाने के लिए। इसको आप खुद ट्रांसलेट करोगे, मैंने सारे रोमन उर्दू में लिखे हैं पॉइंट्स, जरा सुनो। अगर आपको नहीं समझ में आए मैं अभी उठ के चला जाऊंगा इधर से, सही है? इधर देखो, पेशेंट को रिंग ऑफ डिटेक्टर्स के बीच में लिटाया जाता है, पहला पॉइंट। हर एंगल से एक्सरे तस्वीर ली जाती है, सही है? उर्दू मीडियम है अभी। तस्वीरों को कंप्यूटर में डाला जाता है, सही है? कंप्यूटर उसको घुमा फिरा कर डॉक्टर को दिखाता है 3D। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद जो है, लुक एट दिस डायग्राम, इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि हमारे पास रिंग ऑफ डिटेक्टर्स है और एक्सरे सोर्स है, ये पूरा इसके अराउंड घूमेगा। सीटी स्कैन इसी को ही बोलते हैं, कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी, कैट स्कैन या सीटी स्कैन। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या करेगा, बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाता है, स्लाइसेस कॉन्सेप्ट। इन टुकड़ों को वॉक्सल या स्लाइस भी कहते हैं, सही है? इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है जानने की, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो।